हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस ऑफ इंडिया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस। तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही थी, तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस क्या होते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन मीन्स an occupation followed in a family in which it is handed down by an ancestor to his posterity। मतलब एक ऐसा जो ऑक्यूपेशन जो काफ़ी सालों से किसी फैमिली में चलता हुआ आ रहा है, पहले उनके परदादा, फिर उनके दादा, फिर उनके पेरेंट्स, फिर बच्चे, तो इस तरीके से वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जा रहा है। जैसे पॉटरी मेकिंग होती है या कपड़े क्लोथ वीविंग होती है, इस टाइप की चीज़ें जो बहुत सालों से, बहुत टाइम से एक फैमिली में चलता हुआ आ रहा हो और वो आगे नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे पास ऑन हो रहा हो, उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। Such occupations are generally occupations in which some skills are necessary, like those of an artisan or a craftsman। तो ऐसे ऑक्यूपेशंस करने के लिए कौन से स्किल ज़रूरी हैं? जैसे एक आर्टिसन के अंदर होते हैं जो ये बनाता है, अगर बच्चों के अंदर वो स्किल नहीं है तो उन्हें वो सीखना पड़ता है। तो इस तरह के स्किल्स होने ज़रूरी हैं ऐसे ऑक्यूपेशंस को सीखने के लिए। कोई बाहर वाला भी सीख सकता है, ज़रूरी नहीं है कि अपने बच्चों को ही वो सिखाते हैं। बाहर वाला भी सीख सकता है, बस उसको वो स्किल सीखने पड़ेंगे जो उस ऑक्यूपेशन के लिए चाहिए। वट आर दी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। कौन कौन से ऐसे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं इंडिया में जो बहुत फेमस हैं? तो बहुत सारे हैं, जैसे कि एंटीक्स बनाने का काम है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बास्केट बनाने का काम है, पेपर मैशे से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, सिरामिक्स का यूज़ करते हैं, क्लॉक मेकिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, डेकोरेटिव पेंटिंग, ग्लास वर्क। तो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा लंबी है, ज़रूरी नहीं है कि जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं इतने ही सिर्फ इंडिया की फेमस क्राफ्ट्स हैं। ये तो उसमें से कुछ चुन के यहाँ लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स हैं जो बहुत वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हैं और बहुत महंगे बिकते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि उनमें उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज छुपी हुई है, पुराने ज़माने की इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उसमें दिखती हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैंडीक्राफ्ट? क्या बेनिफिट है हमें हैंडीक्राफ्ट बनाने का? तो एडवांटेजेस, इम्प्रूव द क्रिएटिविटी एंड स्किल। हैंडीक्राफ्ट अगर आप बनाते हो तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत इम्प्रूव होती है, आपके अंदर एक नया स्किल आता है। आपने कभी भी कोई हैंडीक्राफ्ट बना के अगर ट्राई किया है तो आपको कुछ समझ आएगा कि आपका माइंड बहुत क्रिएटिव होता है इससे, और आपके अंदर एक स्किल आता है बहुत अच्छा। रीयूजेबिलिटी ऑफ वेस्ट मटेरियल, आप वेस्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हो। हैंडीक्राफ्ट में आपको हमेशा एक नई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे ऐसे हैंडीक्राफ्ट है, जैसे पेपर मैशे हो गया, उसमें आप न्यूज़पेपर्स यूज़ कर सकते हो। एम्ब्रॉयडरी हो गया, जिसमें आपको सिर्फ एक थ्रेड और एक नीडल चाहिए, आप कोई भी फैब्रिक पे कर सकते हो। तो ऐसी वेस्ट मटेरियल्स यूज़ करना और आज के टाइम पे जबकि सस्टेनेबिलिटी और रिसाइक्लेबिलिटी इतना मेजर इशू है, आज के एनवायरनमेंट का इतना बड़ा कंसर्न है, तो उस टाइम पे तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हैंडीक्राफ्ट्स को यूज़ करना। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें रॉ मटेरियल जो भी आपको चाहिए होता है वो बहुत इजीली मिल जाता है। कुछ ऐसा केमिकल बेस्ड या सिंथेटिक मटेरियल नहीं है कि आपको ढूंढने में टाइम लग जाए। तो हैंडीक्राफ्ट बनाने के लिए आपको अगर कुछ सामान चाहिए तो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा उसमें से तो वही होता है जो हम रीयूज़ कर सकते हैं। मेक मनी विथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपको एक बार कोई स्किल आ जाए तो क्या आप उसको यूज़ करके मनी अर्न नहीं कर सकते? आप बहुत लार्ज स्केल पे उस चीज़ को यूज़ करके बना के बेच के अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हो अगर आपके अंदर कोई ऐसा स्किल है जिसको बना के आप बेच के पैसा कमा सकते हो, तो आप उसमें कभी भी अपने आप को अनएम्प्लॉयड नहीं बोलोगे, आप अपने आप को कभी भी एम्प्लॉय कर सकते हो। स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्ट्रेंथन करेगा कैसे? क्योंकि जब वो हमारी इंडिया की चीज़ें बन के बिकेंगी, बाहर जाएंगी, एक्सपोर्ट होंगी, जितना ज़्यादा बिकेगा उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो विलेजेस एरिया में, ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, जहाँ से ये आर्ट एंड क्राफ्ट जनरेट होता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, आपको बड़ी बड़ी मशीनें नहीं खरीदनी है, फैक्ट्रियाँ नहीं लगानी है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही कम है, लेकिन इससे जो अर्निंग होगी और जो इससे लर्निंग होगी, एक तरह से अर्निंग और लर्निंग दो चीज़ें होने वाली है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है फॉर फ्यूचर। स्पेशली ये आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा एप्ट है। क्यों? क्योंकि आजकल सब आर्टिफिशियल चीज़ें, सब लोग अब उन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। अब सबको नेचुरल चीज़ें पसंद आती है, ऐसी चीज़ें जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, जो कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है। तो आज के टाइम पे तो आर्ट क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, इन चीज़ों की बहुत वैल्यू बढ़ती जा रही है।
गुड क्वालिटी और यूनिकनेस तो इनमें होती है, क्योंकि आपके अंदर एक वो जो मैनुअल स्किल आता है उसके अंदर, वो टोटली यूनिक होता है, और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है इन चीज़ों की। ज़रूरी नहीं है कि हाथ से बनी हुई चीज़ें तो आपको क्वालिटी ख़राब मिलेगी। एक बार जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो और आप हाई लेवल पे ये चीज़ें बनाने लग जाते हो, मास प्रोडक्शन करने लग जाते हो, तो क्वालिटी अपना मेंटेन हो जाती है। हाउ डज हैंडीक्राफ्ट हेल्प द इकोनॉमी? इकोनॉमी को कैसे हेल्प करता है हैंडीक्राफ्ट? It plays a significant and important role in country's economy. It provides employment to a vast segment of craft person. कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। सपोज आप एक छोटा सा हैंडीक्राफ्ट का अपना बिजनेस चला लो, तो आप उसमें कितने सारे रूरल और सेमी अर्बन एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, आप उन सबको काम दोगे, आप उन सबको अर्न करना सिखाओगे, और ऊपर से क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज जनरेट करोगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाहर जाएंगी, और एक जो कल्चरल चीज़ें होती हैं वो फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट के साथ खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत बहुत मिस्टीरियस लगती हैं, या उनको लगता है कि इनके अंदर बहुत चीज, बहुत कुछ बहुत यूनिक है जो हमारे यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी बेनिफिट करती हैं इकोनॉमी को। प्लस एक सबसे मेजर जो चीज़ होती है, प्रिजर्व इट्स कल्चरल हेरिटेज। आप अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, आगे फर्दर जनरेशन इसको सीखेंगी, देखेंगी, वो इंटरेस्ट लेंगी इस चीज़ में। तो ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा किसी भी कंट्री के लिए, स्पेशली हमारे इंडिया जैसी जहाँ पे इतनी वैरायटी है कि लोग उनको धीरे धीरे भूलते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टिस्ट एंड आर्टिसन? तो ये क्वेश्चन बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि आर्टिस्ट और आर्टिसन में क्या फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्टिस्ट कौन होता है? वो परफॉर्म्स एनी ऑफ द क्रिएटिव आर्ट। कोई क्रिएटिव आर्ट परफॉर्म कर रहा है वो आर्टिस्ट। तो आप किसी एक्टर को भी बोल सकते हो, किसी म्यूजिशियन को आर्टिस्ट बोल सकते हो। कोई कोई भी कोई क्रिएटिव काम कर रहा है, जो क्रिएटिव आर्ट मतलब कोई भी क्रिएटिव इनोवेटिव काम कर रहा है, वो आर्टिस्ट है। आर्टिसन क्या हुआ? अ स्किल्ड वर्कर हु मेक्स थिंग्स बाय हैंड। तो इसमें मेन चीज़ क्या हो गई? बाय हैंड। तो जो पर्सन अपने हाथों का यूज़ करके, अपने स्किल्स का यूज़ करके मैनुअली बाय हैंड कोई चीज़ बना रहा है, वो आर्टिसन हो गया। आर्टिस्ट मतलब आप ये मान के चलो कि आर्टिसन आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन हर एक आर्टिस्ट को आप आर्टिसन नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्टिस्ट अगर म्यूज़िक कंप्यूटर के थ्रू कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो वो बाय हैंड तो नहीं कर रहे, तो वो आर्टिसन तो नहीं बनेंगे। लेकिन आर्टिसन आर्टिस्ट है, क्योंकि वो क्रिएटिव काम तो कर ही रहा है ना आर्टिसन। तो आर्टिस्ट वो होता है जो क्रिएटिव काम करता है, आर्टिसन वो हो गया जो क्रिएटिव काम अपने स्किल से करे और अपने हाथों से करे। तो ये बहुत की डिफरेंस है दोनों में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट? अब ये भी बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे आर्ट और क्राफ्ट दोनों चीज़ें एक ही तरीके से यूज़ करते हैं, दोनों का मीनिंग लेकिन अलग अलग है। आर्ट का मतलब है कोई ऐसी चीज़, अनस्ट्रक्चर्ड टी ओपन एंडेड फॉर्म ऑफ वर्क। आर्ट मतलब कुछ भी काम हो सकता है, कोई भी आर्ट जिसमें आपकी इमोशंस, फीलिंग्स और विजन नज़र आता हो। आपके आर्ट के अंदर आपकी फीलिंग्स दिखती हैं, इमोशंस दिखती हैं, आपका विजन दिखता है, आपकी क्रिएटिविटी दिखती है। क्राफ्ट क्या हुआ? ये कोई काम होता है जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है। जब हम अपने हाथों से कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे आप पेपर को यूज़ करके आपने कुछ बनाया, आपने कपड़े का यूज़ करके कुछ बनाया, तो आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को यूज़ करके जब कुछ बनाते हो, उसको हम क्राफ्ट बोलते हैं। तो आर्ट रिलाइज ऑन आर्टिस्टिक मेरिट, वेयर एज क्राफ्ट इज बेस्ड ऑन लर्न स्किल एंड टेक्निक। आर्ट का मतलब है आपके अंदर एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो, वो हो गया आर्ट। क्राफ्ट क्या हो गया कि आपके अंदर एक स्किल है, जिसको आप कोई टेक्निक है जिससे आप फिजिकली चीज़ों को बना सकते हो। तो आर्टिस्ट जो होता है वो क्राफ्ट पर्सन भी हो सकता है, अगर वो उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में अपने आर्ट को दिखाए। नेक्स्ट, हाउ डू हैंडीक्राफ्ट प्रमोट द वे ऑफ लाइफ? जैसे आज के टाइम पे देखा जाए अगर, तो हैंडीक्राफ्ट कैसे प्रमोट करेगा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को? सो entrepreneurs help in preserving culture and tradition through selling and showing other people about other culture, and by this selling a tribe could produce income, preserve their crafted things that represent their culture. तो कैसे हो सकता है? जैसे अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हो कल को, और आप इस कल्चरल ट्रेडिशन को बेचना शुरू करते हो, जिससे आपके कल्चर की चीज़ें बाहर जाती हैं, बाहर की कल्चर की चीज़ें यहाँ आती हैं, तो अगर हर जगह अपनी कंट्री के हैंडीक्राफ्ट्स को लोग प्रमोट करते हैं, तो उससे इनकम भी आती है, साथ में उनका क्राफ्ट भी प्रिजर्व होता है, उनका कल्चर भी प्रिजर्व होता है। उनकी हिस्ट्री में यूज़ हुई चीज़ें, जो भी उनके कल्चर में यूज़ हो रही थी, वो सारी चीज़ें मेंटेन रहती हैं, प्रिजर्व होती हैं।
तो उससे आपका वे ऑफ लाइफ प्रमोट होता है, आपके रहने का तौर तरीका, आपकी कल्चर का और आपकी कंट्री का किस तरीके का ट्रेडिशन है, वो सारी चीज़ें मेंटेन हो सकती है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाउ कैन वी प्रिजर्व हैंडीक्राफ्ट इन मॉडर्न टाइम, हम कैसे कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट को प्रिजर्व आज के टाइम पे। तो इसमें कुछ तरीके दिए हुए हैं, जैसे कि अंडरस्टैंड द ग्लोबल मार्केट। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट को समझो कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस तरीके से बिकेंगी चीज़ें, किन लोगों को क्या चाहिए, किस तरह का माहौल है, क्लाइमेट कैसा है, नीड किस चीज़ का है। फिर है इंक्रीज इंटरेक्शन विद द कंज्यूमर, कंज्यूमर के साथ आपने इंटरेक्ट करना है, उनकी नीड्स को जानने की कोशिश करनी है, उनके बीच में उनकी खुद आप खुद भी एक कंज्यूमर हो, तो आपको इस टाइम पे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आप किस तरीके से चीज़ों को पसंद करते हो। रिकॉग्नाइज इट एज अ सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्री इनकम, आप हैंडीक्राफ्ट को एक मेन इनकम की जगह पहले एक सप्लीमेंट्री इनकम की तरह देखो कि आप उससे कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, मेन इनकम की तरह मत देखो शुरुआत में। आप ऐसे देखो कि आप अगर साथ साथ वो भी करो तो आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। यूज दिस लार्ज एरिना ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट, वुमेन को एम्प्लॉय करो हैंडीक्राफ्ट में, आर्टिसंस वगैरह वुमेन जो होती हैं काफ़ी अच्छी होती है, आप उनको एम्प्लॉय करो। काफ़ी सारी ऐसी वुमेन हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं, और आज के टाइम पे तो एक वर्क फ्रॉम होम एक वो भी बन गया है, नॉर्मल थिंग बन गई है। तो ऐसी वुमेन जो हाउस वाइफ्स हैं, जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको आप एम्प्लॉय करो, घर में उनके काम दो, वहाँ पे करेंगी वो। ब्रिंग बैक द मिक्सचर ऑफ ओल्ड एंड न्यू डिज़ाइंस, न्यू और ओल्ड को मिक्स करो। सबसे बहुत ज़्यादा यूनिक आइडिया तो यही है कि आप नई चीज़ों को पुराने में मिक्स करो और एक न्यू इनोवेटिव चीज़ बनाओ। अंडरस्टैंड प्रमोशनल स्ट्रेटजीज, उसके बाद उसको प्रमोट कैसे करना है, आपने अपने कल्चर को कैसे प्रमोट करना है, अपने हैंडीक्राफ्ट को कैसे प्रमोट करना है, वो सारी स्ट्रेटजीज आपने सीखनी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को जो है ग्लोबली मॉडर्न टाइम्स में प्रमोट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक में से। अब इसके बाद हम पहले नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।